हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इंडिया के आजादी में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह एंड महात्मा गांधी, इन तीनों का क्या क्या योगदान था, तीनों का क्या क्या कंट्रीब्यूशंस था, और लाइफ में इन्होंने अपने लाइफ को कैसे देश के लिए डेडिकेट किया, सेक्रीफाइस किया। इस सारी चीजों को मैं आप सभी को बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला चीज, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में हुआ था। जन्म के बाद वो स्कूलिंग इंडिया में ही करते हैं और कॉलेज भी करते हैं। जब कॉलेज में वो रहते हैं उस टाइम से ही वो काफी अलग अलग मात्रा में और अलग अलग लोगों के साथ वो देश के लिए स्ट्रगल मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। उनका मकसद था भारत देश के लिए काम करना और भारत देश को अंग्रेजों से मुक्त करना। तो एक दिन क्या होता है, उनके पिताजी उनसे बोलते हैं कि सुभाष, तुम्हें सिविल सर्विस जो है, उस समय था इंडियन सिविल सर्विस यूपीएससी जो अभी का है, तुम्हें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं अपने पिता की बातों को और यूपीएससी का प्रिपेयर जब करते हैं तो ऑल इंडिया रैंक में वो 4th पोजीशन पे आते हैं। तो यूपीएससी में 4th पोजीशन पे सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे आए थे। और यूपीएससी में जब वो आए, इंडिया के ऑफिसर्स बनते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में जब अंग्रेज के लिए काम करना पड़ता है तो उन्हें काफी खराब लगता है, क्योंकि वो चाहते थे भारत देश को अंग्रेज से मुक्त करना। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, वो रिजाइन करते हैं इस चीज को 1921 में। और उसके बाद से 1921 में क्या करते हैं, वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन कर लेते हैं। बाद में वो 1938 में क्या करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाया जाता है उन्हें। जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं उस टाइम इंडिया देश में महात्मा गांधी भी मौजूद थे और महात्मा गांधी का सोच था नॉन वायलेंस के साथ चलना, लड़ाई झगड़ा ना करना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो सोच था वो लड़ाई झगड़ा प्रमोट करना, दैट मीन्स इंडिया को कैसे भी आजाद करना, ये उनका सोच था। तो इस सोच के दबाव में, दोनों की सोच में अलग अलग असमानता थी। तो इसके क्या करते हैं लेकर वो क्या करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को रिजाइन कर देते हैं और प्रेसिडेंट की पोस्ट को रिजाइन करके आगे बढ़ते हैं। और वो खुद ही क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्ट को हटाने के बाद अपने तरीके से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। जब वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अलग अलग जगह पर, तो अंग्रेज को ऐसा लगता है कि ये इंसान अगर देश में बाहर ऐसे घूमेगा और अलग अलग आंदोलन करेगा तो आने वाले समय में हम सभी को दिक्कत होगी इस इंसान से और भारत कहीं आजाद ना हो जाए। इस डर के वजह से अंग्रेज क्या करता है, सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट घोषित करता है। दैट मीन्स कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो हम सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस रंग बदलने में काफी एक्सपर्ट थे। वो चकमा दे दी अंग्रेज को और भारत से वो सीधे रशिया चले गए। रशिया में जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे वो रशिया में गए थे हेल्प लेने के लिए कि इंडिया की मदद करे, इंडिया को आजाद करे रशिया। लेकिन उन्हें एक चीज पता चलता है कि रशिया जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था, उसमें वो ब्रिटेन जो कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स है उनके साथ था, साथ मिलने वाला था। तो निराश होकर वो रशिया से सीधे जर्मनी जाते हैं। जर्मनी में जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जर्मनी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं और जर्मनी में वो आर्म फोर्स भी बनाते हैं, रेडियो भी स्टार्ट कराते हैं। सुभाष चंद्र बोस वहां पे जाते हैं तो काफी पॉपुलर होते हैं। लोग जर्मनी के आसपास के उन्हें नेताजी का टाइटल देते हैं। जय हिंद का नारा वो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस काफी फेमस हो चुके थे। उसके बाद हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस हिटलर से भी मिले थे। लेकिन जब हिटलर से वो मिले और जर्मनी के काफी लोगों से मिले तो उनको एक चीज समझ में आता है कि जो जर्मनी देश है वो एक तरीके के लोग को ही केवल सपोर्ट करता है, जो कि है जर्मन नॉर्डिक आर्यंस। उनके अलावा और किसी इंसान के, कोई भी नस्ल के इंसान होगा तो जर्मनी उसे सपोर्ट नहीं करेगा, हेट करेगा। तो इस जर्मनी की मानसिकता को ध्यान में करके क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जर्मनी से भी निराश होते हैं और चले जाते हैं कहीं और, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जर्मनी देश उनका सपोर्ट नहीं करेगा, देश आजाद जर्मनी के हेल्प से नहीं हो सकता भारत। तो वो जाते हैं सिंगापुर, वो जाते हैं जापान। वहां पे जापान के आर्मी के साथ वो एक रिलेशंस बनाते हैं और जर्मनी से जब उन्हें खराब ऐसा समानता मिलता है तो वो जापान में जाएंगे और जापान के आर्मी से एक ट्रीटी करते हैं। और ट्रीटी करने के बाद वो बोलते हैं कि अगर ब्रिटेन
की तरफ से भारत के सैनिक ब्रिटेन के आर्मी में आएंगे और लड़ाई करेंगे तो तुम उसे मारना मत। जापान के आर्मी से इस बात को बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मैं इन सारे अलग अलग लोगों को एक आर्मी के रूप में ट्रेंड करूंगा और आजाद हिंद फौज की स्टेब्लिशमेंट करूंगा और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की स्टेब्लिशमेंट करूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन करते हैं जापान के साथ मिलकर और जापान और इंडियन नेशनल आर्मी को आने वाले समय में इंडिया में इंटर करना था। इंटर करके भारत में लड़ाई लड़ना था अंग्रेज से और भारत आजाद हो जाता, ऐसा सोच था इन सारे लोग का। तो सुभाष चंद्र बोस का सोच काफी बेहतर था। तो आगे मैं आप सभी को बताता हूँ कि क्या ये कैंपेन जो था आजाद हिंद फौज का ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो जब जापान के आर्मी के साथ सुभाष चंद्र बोस इंडिया में इंटर किए कोहिमा और इम्फाल के रास्ते से, तो एक चीज देखते हैं कि जापान का आर्मी जो है वो काफी अलग अलग तरीके से इंडिया के जो आजाद हिंद फौज की आर्मी है उनके साथ भेदभाव कर रहा है और साथ ही साथ जापान सपोर्ट भी खींच लिया था। सपोर्ट दैट मीन्स कि वो जापान देश भारत की आजाद हिंद फौज को छोड़कर वो चला गया वापस जापान, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका जो एटॉमिक बम गिराने वाला था उसके पहले जापान को ये डर था कि कहीं मेरा खुद का ही देश ना बर्बाद हो जाए। तो अपने देश को बचाने के लिए जापान चला जाता है तो फिर आजाद हिंद फौज यहाँ अकेला बच जाता है। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट था जहां से इंटर करने वाला था आजाद हिंद फौज, वहां का टेम्परेचर जो है उस इलाके का काफी खराब है, वहां काफी बाढ़ आते थे, काफी बारिश होते थे। तो अलग अलग रीजंस है जिसके वजह से आजाद हिंद फौज का कैंपेनिंग फेल हुआ, जापान चला गया, यहाँ का टेम्परेचर खराब था और भी काफी रीजन थे। तो यहाँ पे जब आजाद हिंद फौज का कैंपेनिंग फेल होता है तो सुभाष चंद्र बोस और सारे आजाद हिंद फौज के जो आर्मीज थे इन सारे लोगों का ट्रायल करता है ब्रिटिशर्स, और सारे लोग का जब ट्रायल करता है मुकदमा होता है सब पे, तो इससे भारत के लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और भारत के लोग काफी गुस्सा होते हैं तो सारे लोगों में चिंगारी भड़कने लगती है और यहाँ पे हम सभी देखते हैं कि 1945 तक जाते जाते सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु भी हो जाती है और वो मर जाते हैं प्लेन क्रैश में। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका कैंपेनिंग फेल हुआ। सुभाष चंद्र बोस का कैंपेनिंग फेल हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो भारत आजाद काफी कम समय में ही हो जाता। लेकिन फेल होने के बाद भी हम सभी ये एक चीज देखते हैं कि पूरे भारत में आजाद हिंद फौज पे जो मुकदमा हुआ था सारे आर्मीज पे, इसके खिलाफ लोग जो थे भारत के वो काफी ज्यादा गुस्से में आए और अंग्रेज के खिलाफ और ज्यादा क्रांति की भावना, अंग्रेज के खिलाफ और ज्यादा नफरत की भावना भारत के लोगों में होने लगी। तो एक इंसान जो फेल हो गया अपने आर्मीज को लेकर, आजाद हिंद फौज को लेकर, परंतु भारत में सारे लोगों में देशभक्ति की भावना को उजागर कर गया। तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की कहानी थी। अब देखते हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक ऐसा इंसान जो 23 इयर्स 23 साल की उम्र में इस देश के लिए कुर्बान हो गया। वो इंसान 23 साल की उम्र में क्या क्या देश में किया कि उन्हें याद रखा जाता है, उन्हें महात्मा गांधी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेताओं की श्रेणी में दर्जा दिया जाता है। तो इनके बारे में मैं आप सभी को बताता हूं। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। भगत सिंह का जन्म होता है तो वो एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो भगत सिंह के जन्म के बाद वो पढ़ाई लिखाई तो किए ही, बट उनका ध्यान ये था कि भारत देश को आजाद कराना है। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, पंजाब में ही, तो उन्हें बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा था उनके दिमाग पर और इसके लिए ये काफी अंग्रेज के प्रति वो थे, काफी नफरत की भावना उनके दिमाग में आ गई थी। उनका सपना था कि क्रांति करना था, क्रांतिकारी अमर रहे। जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है भगत सिंह ने दिया है, इसका मतलब ही होता है क्रांति अमर रहे। तो उनका मकसद बस इतना था कि क्रांति करना है मुझे और इस देश को लड़ाई करना है अंग्रेज से और इस देश को आजाद कराना है, ऐसा मकसद था भगत सिंह का। बट यहाँ हम सभी देखते हैं कि इनका भी मौत होती है 23 साल में। तो कैसे मौत होती है, क्या कारण थे, उनको समझते हैं जरा। तो सबसे पहले 1928 में भगत सिंह क्या करते हैं, HSRA का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका फॉर्मेशन करते हैं और इसका मकसद रहता है कि भारत देश को आजाद कराना है अंग्रेजों से क्रांति करके, लड़ाई करके। और इनके साथ और भी अलग अलग लोग थे, जैसे सुखदेव, राजगुरु,
चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह खुद ही थे, और भी काफी लोग थे। तो ऐसा चीज इनका सपना था। अब देखिए दोस्तों क्या होता है। अभी 1928 में भारत में एक साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन भारत में आता है तो साइमन कमीशन का एक सोच होता है। साइमन कमीशन का सोच होता है कि वो आएगा और भारत के आने वाले भविष्य को बताएगा, फ्यूचर को, कि भारत देश कैसे चलेगा और भारत का संविधान कैसा होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि इसमें भारत के एक भी लोग मौजूद नहीं थे। तो इसके खिलाफ भारत के काफी अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इसका विद्रोह के लिए पार्टिसिपेट किया, सहयोग किया आपस में। तो इसी में एक सबसे महान और सबसे बड़े नेता भारत के जो थे, जिनका नाम था लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से आते थे। इन्हें लायन ऑफ पंजाब बोला जाता था उस समय पे, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय। तो लाठी चार्ज अंग्रेज करा देता है इन पर, और जो कराता है लाठी चार्ज उसका नाम होता है जेम्स स्काउट। तो लाठी चार्ज जब कराता है तो लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। इसका असर कुछ ऐसा होता है भगत सिंह के दिमाग पर कि भगत सिंह का एक सोच बन जाता है कि अब मुझे इस इंसान को खत्म करना है। जेम्स स्काउट को जब तक मैं नहीं मारूंगा तब तक मैं इनकी मौत का बदला ना ले पाऊंगा। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह क्या करते हैं, जेम्स स्काउट को मारने जाते हैं अपने अलग अलग लोगों के साथ। तो जब जेम्स स्काउट को मारने जाते हैं तो गलती से जो जेम्स स्काउट था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पर था, उसको मारने की बजाय गलती से वो मार देते हैं जॉन सोंडर्स को, जो कि उसी पुलिस के उसी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था। तो गलती से जॉन सोंडर्स की हत्या कर दी जाती है। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली में जाकर बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह क्या करते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिरा देते हैं। तो यहां पे हम सभी देखते हैं कि भगत सिंह जो है वो अंग्रेज से अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, इंडिया को आजाद कराने के लिए अंग्रेज को ये बता रहे हैं कि अंग्रेज को हम इस देश से खत्म करेंगे। सबसे पहले वो जॉन सोंडर्स की हत्या किए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराए बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। बम गिराने के पीछे उनका मकसद ये नहीं था कि कोई लोग मरे, बम गिराने के पीछे उनका मकसद था अंग्रेज को ये बताना कि अंग्रेज इस देश में कुछ भी ऐसे ही नहीं कर सकता। इंडिया में लोग जो हैं वो मौजूद है, अंग्रेज अगर कुछ भी गलत काम करेगा तो इसके खिलाफ भारत के लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये इनका मकसद था, अंग्रेज को ये बताना कि अंग्रेज बहरे हो गए हैं, उन्हें इंडिया के लोगों की भावना, इंडिया के लोगों की सोच जो है वो नजर समझ नहीं आ रही। ठीक है, ये कुछ बात था। तो अंग्रेज जो है वो भगत सिंह को क्या करता है कि फांसी का सजा दे देता है। और फांसी का सजा देता है तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जब भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई थी उस टाइम भगत सिंह अपने जेल में ही अलग अलग तरीके से लेटर्स लिखते थे, बुक्स लिखते थे। उस बीच कुछ इंडिया के ही पुलिस जो थे, अंग्रेज के लिए काम करते थे, वो भगत सिंह से मिलने भी जाते थे। तो भगत सिंह जो है उनसे ये बात बोलते थे, इंडिया के जो पुलिसमैन, कि आपको आजाद कराने के लिए भारत में बात चल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो भगत सिंह इस बात को बोलते हैं कि मुझे खैरात में मिली जिंदगी पसंद नहीं है, मुझे इस देश के लिए शहीद होना है। यानी कि यहाँ पे हम सभी ये देखते हैं कि भगत सिंह जो है वो सीधे सीधे उनका मानना था कि मैं इस देश को आजाद कराऊंगा, नहीं कराया तो मैं इस देश के लिए मर जाऊंगा। ऐसा मानना था एक 23 साल के इंसान जिसका नाम था भगत सिंह का। तो अल्टीमेटली 23 मार्च जो है 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी जाती है। 24 मार्च को फांसी का दिन था, पर एक दिन पहले ही फांसी दे दिया गया और भगत सिंह की मौत हो गई। एक दिन पहले ही फांसी इसलिए दिया गया क्योंकि अगर उस दिन ही फांसी दिया जाता 24 मार्च को तो कहीं क्रांति बड़ी हो जाती और भगत सिंह को बचा लिया जाता भारत के लोगों के द्वारा, इसलिए एक रात पहले ही फांसी हो गई। तो यहाँ पे हम सभी ने देखा भगत सिंह के बारे में भी, एक ऐसा इंसान जो अपने लाइफ में 23 साल की उम्र में, 23 इयर्स की एज में देश के लिए शहीद हो गया। इतने बड़े बड़े काम किया, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, तमाम अनेक काम किया जो कि एक 23 साल के इंसान से कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो भगत सिंह मर गए इस देश के लिए, लेकिन उनकी याद अभी भी इस देश में अमर है और वो ये बताना चाहते हैं लोगों से कि एक 23 साल का इंसान भी इस देश के लिए बहुत चीज कर सकता है। तो दोस्तों, हमने अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में
हमने अभी भगत सिंह के बारे में, दोनों के बारे में जाना। अब दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में आप सभी को पता ही है। महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे जो कि शुरू से ही नॉन वायलेंस के साथ चलते थे। स्टार्टिंग में उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में। उसके बाद वो लंदन जाते हैं, लॉ की तैयारी करते हैं, लॉयर बनते हैं। एडवोकेट बनने के बाद जब भारत में आते हैं तो उसके बाद उन्हें एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया जाता है। साउथ अफ्रीका में वो केस लड़ने जाते हैं। साउथ अफ्रीका में जब केस लड़ने जाते हैं तो वहां पे उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, काले गोरे का रंग भेदभाव किया था अंग्रेज। तो यहाँ पे क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास का टिकट कटाए थे, उन्हें ट्रेन से उठाकर फेंक दिया जाता है। और महात्मा गांधी जो थे वो वहां पे ये चीज समझते हैं कि मेरे साथ जब इतना भेदभाव हो रहा है रंग के आधार पर, तो मेरे अलावा और भी भारतीय यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ तो और ज्यादा ही हो रहा होगा। तो ये चीज वो देखते हैं वहां पे, और वो 20 ईयर्स अपने लाइफ के 20 साल साउथ अफ्रीका में ही अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। और उसके बाद जब वो भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 में, तो उनको अलग अलग तरफ से लोग बुलाते हैं देश में अलग अलग चीजों पे लड़ाई को सुलझाने के लिए अंग्रेज से। तो स्टार्टिंग के वो 1 साल भारत की यात्रा करते हैं, भारत को घूमते हैं, भारत को ये समझते हैं कि इंडिया कहाँ पे अंग्रेज मजबूत है, कहाँ पे ब्रिटिशर्स काफी ज्यादा कब्जा किया है और इंडिया के लोग जो है उनको ज्यादा डोमिनेंस दिखा रहा है, कहाँ पे इंडिया के जो लीडर्स हैं, इंडिया के नेता जो है वो थोड़े अच्छे मात्रा में मौजूद है। इन तमाम चीजों को महात्मा गांधी एनालाइज करते हैं और समझते हैं। अल्टीमेटली चंपारण बुलाया जाता है महात्मा गांधी को, और चंपारण में अंग्रेज जो था 3 कठिया सिस्टम लाया था। और वो 3 कठिया सिस्टम में था कि 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी, इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, ये नियम था। तो इस नियम को लेकर काफी गुस्से थे भारत के किसान जो कि चंपारण के थे। तो यहाँ महात्मा गांधी जाते हैं वहां पे, और वहां जाने के बाद महात्मा गांधी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। और वहां पे जाने के बाद चंपारण सत्याग्रह के द्वारा वो इस चीज पे विजय प्राप्त करते हैं। फिर वो खेड़ा जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के वर्कर के लिए, किसान के लिए, वो अलग अलग तरीके से वो सत्याग्रह करते हैं। तो सत्याग्रह में केवल 2 ही चीज था, पहला ट्रूथ सच्चाई और दूसरा नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का ऐसा सोच था कि देश आजाद होगा या तुम किसी चीज को जीत सकते हो अगर तुम सच के साथ हो और तुम अगर लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ ऐसा चीज चलता है। 1919 में हम सभी देखते हैं कि रॉलेट एक्ट आता है जो कि बोलता था कि भारत के कोई भी इंसान को अंग्रेज जेल में बंद कर सकता है। तो इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी करवाते हैं। रॉलेट सत्याग्रह करवाते हैं तो उसके बाद उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, हजारों लोगों की मौत हो जाती है। जनरल डायर गोलियों से मार देता है और मरवा देता है सारे भारत के लोगों को जो कि बैसाखी मेला में अमृतसर में मौजूद थे। इससे काफी सिख और हिंदू लोग भड़क उठे थे। तो उसके बाद जस्ट बाद ही खिलाफत एजिटेशन हुआ था, जो कि हुआ था कहां पे, वर्ल्ड वार के समय टर्की देश में। तो वहां से मुस्लिम लोग का सपोर्ट महात्मा गांधी को मिलता है, भारत के मुस्लिम लोग का, क्योंकि वहां पे जो मुसलमान है उनके साथ जाति हो रहा था। तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलाकर महात्मा गांधी जो करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी इसमें ये बोलते हैं कि भारत में कोई भी लोग को अंग्रेज का कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करना है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को बराबर महात्मा गांधी दर्जा देते थे। उसके बाद महात्मा गांधी 1930 में दांडी मार्च करते हैं, क्योंकि एक अंग्रेज लॉ लाया था, सॉल्ट लॉ, नमक कानून, जिसमें यह था कि नमक केवल अंग्रेज ही बनाएगा और नमक केवल अंग्रेज ही बेचेगा। महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि नमक सब किसी की जरूरी है जीवन में, तो नमक पे ऐसा लॉ लगाना अच्छा चीज नहीं है। तो महात्मा गांधी अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी मोर देन 350 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, 20 दिन से ऊपर लगता है, और इस नमक कानून को तोड़ते हैं। और नमक कानून को तोड़ते हैं नमक बनाकर। और उसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं, उसके बाद महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी तमाम अलग अलग काम करते हैं। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कराते हैं। कौन, महात्मा गांधी। यहाँ पे सीधे सीधे था, नारा लगाया जाता है करो या मरो, महात्मा गांधी के द्वारा, कि इस देश में आजादी करना है देश में, और सबको आजादी करवाना चाहिए, नहीं तो इस देश के लिए मर जाना चाहिए। सिंपल सा बात।
ठीक है। तो यहाँ तमाम अनेक अलग अलग मूवमेंट आंदोलन महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं और सारे मूवमेंट का स्पेशलिटी केवल एक ही था कि ये असहयोग, मतलब अंग्रेज का सपोर्ट नहीं करना है और साथ ही साथ अंग्रेज जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ना है सत्याग्रह से। सत्याग्रह मतलब सत्य के साथ चलना है और दूसरा चीज सत्य के साथ के बाद क्या करना है कि अपने ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये कुछ फीचर्स था महात्मा गांधी के लड़ाई लड़ने का, सत्याग्रह, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहां महात्मा गांधी के बारे में हम सभी जानते हैं। अब दोस्तों कुछ रोचक बात मैं आप सभी को बताता हूं कि महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान थे, जब देश आजाद हो चुका था, जब होने वाला था, सारे लोग देश आजाद होने की खुशी में दिल्ली में अलग अलग जगह पे जश्न मनाने गए थे। पर अपने देश के महात्मा गांधी जो थे वो एक दंगे को कंट्रोल करने बांग्लादेश की तरफ गए थे और लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंग्रेज का अंतिम वाइसरॉय है, उसने इस बात को बोला था कि यह दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता, परंतु महात्मा गांधी जाते हैं और इस दंगे को कंट्रोल करते हैं और तब लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है कि महात्मा गांधी इज ए वन मैन आर्मी। दोस्तों एक और चीज मैं आप सभी को बताता हूं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इतने बड़े साइंटिस्ट जो है, वो महात्मा गांधी के पास लेटर लिखे थे और महात्मा गांधी से मिलने की बात की थी और उस समय महात्मा गांधी व्यस्त थे अपने देश आजादी की तरफ, तो वो नहीं मिल पाए थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और बात बोला था कि आने वाले समय में भारत के लोगों को और दुनिया भर के लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि इतना दुबला पतला इंसान, इतने हार्ड मांस का इंसान जो है भारत को आजाद करा दिया और इतने बड़े मात्रा में भारत को सपोर्ट इकट्ठा किया और भारत देश को आजाद कराया। तो सोचिए दोस्तों, इंडिया के लोग तो हैं पर यहाँ पे अंग्रेज भी महात्मा गांधी का बड़ाई कर रहे हैं और महात्मा गांधी के साथ हैं, महात्मा गांधी के बड़ाई करते हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी को कुछ बताता हूं, अंतिम वीडियो में मैं आप सभी को, यहाँ पे खत्म होने वाला है वीडियो, तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहला चीज, महात्मा गांधी जो है इस देश में, इस देश को आजादी की लड़ाई में अपने लाइफ के मोर देन 30 ईयर्स, 30 से ज्यादा साल इस देश की आजादी में महात्मा गांधी अपनी जिंदगी को दे दिए। दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है, भगत सिंह जो है, ये भी इस देश को आजाद कराए हैं। ये काफी कम समय में मरे, एक 40 से 50 साल के बीच में सुभाष चंद्र बोस मरे, दूसरे भगत सिंह 23 साल की उम्र में मरे। तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह देश को आजाद कराए, महात्मा गांधी नहीं कराए। बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ महात्मा गांधी कराए हैं। तो दोस्तों हम सभी सिर्फ एक इंसान को ऐसे बोल देंगे ये देश आजाद कराए, ये गलत बात है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पैसे रुपए पर महात्मा गांधी का फोटो है, बात सही है, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो सारे फ्रीडम फाइटर्स, लाखों लोग मरे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा दिन तक और सबसे ज्यादा अलग अलग आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया भारत में। पर हम उस कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं जो भगत सिंह 23 साल की उम्र में दिए थे? उस कुर्बानी को कैसे भूल सकते हैं जो सुभाष चंद्र बोस चले गए थे इस देश को छोड़कर और अलग अलग देशों से मदद लेने के लिए चले गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए, और जापान जैसे देश को भारत में ला दिए थे आजाद कराने के लिए। भले ही वो कैंपेन फेल हो गया, आजाद हिंद फौज, पर सुभाष चंद्र बोस की यादें तो अमर हो गई ना। भगत सिंह इतने बड़े इंसान थे, सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े इंसान थे, सारे लोगों ने मिलकर देश को आजाद कराने की ओर बढ़ाया अपना कदम, और लाखों लोग इनके अलावा भी देश में आजाद कराने के लिए अपने जीवन को दिया देश में। तो दोस्तों हम ये नहीं बोल सकते केवल कि महात्मा गांधी देश को आजाद कराए हैं या भगत सिंह ही कराए। देश आजाद हुआ है सारे लोगों के योगदान से, देश आजाद हुआ है सारे महात्मा गांधी जैसे सोच वाले इंसान से, सुभाष चंद्र बोस वाले और महात्मा गांधी वाले। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। अल्टीमेटली मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि देश आजाद अभी हो चुका है। अब हम सभी का ये फर्ज बनना चाहिए, हम सभी का ये कर्तव्य है कि इस देश को प्रगति की ओर लेकर जाए और इस देश का नाम रोशन करे। तो दोस्तों मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में और जानेंगे किसी एक नए व्यक्तित्व के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।